की गतिविधियों के साथ में इनसे बात करेंगे आने वाले समय में इनकी राजनीतिक जो फ्यूचर प्लान है उस पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना भाई। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस एक सीट से ऊपर नीचे थी। मुख्यमंत्री तो इन्होंने घोषणा कर दी कि विजय बहुगुणा बनेंगे, लेकिन विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे में आप भाजपा पृष्ठभूमि से थे, आपने इनको मदद किया, आपने इनको मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया, आपने अपनी सीट छोड़ी, जहां से जाके ये विधानसभा का चुनाव जीते। उसके बाद इन पे पूरे रूप से मुख्यमंत्री का ठप्पा लगा कि ये बन सकते हैं, आगे चल सकते हैं। और इन सब के बाद जिस तरह से कांग्रेस कह लीजिए या विजय बहुगुणा ने आपको इग्नोर किया, क्या लगता है आपको कि ये होना चाहिए था? बिल्कुल मेरे ऊपर सरासर अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके व्यवहार से मैं संतुष्ट फिलहाल नहीं हूँ। मैंने बड़े आशा के साथ उनको सीट दी थी और अपने क्षेत्र के आग्रह से क्षेत्रवासी आवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, गरीब क्षेत्र है, इस क्षेत्र का समाधान हो जाए हर कार्य का, तो आप अपने सीट को दे सकते हैं। मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के माध्यम से हर सभापति, हर गांव के मुखिया, हर नेतृत्व व्यक्ति को बुला करके एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ पर भूमिधरी का समस्या सबसे अहम भूमिका रखता है। 90% वैल्यू रखता है इस भूमिधरी में, जो भूमिधरी के लिए हम 56 साल से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन भूमिधरी आज तक नहीं मिली। ये भूमिधरी मिल जाए, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, रास्ता नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, रोड में गड्ढा नहीं है, बहुत सारे समस्या से जड़ित थे क्षेत्र। और इस समस्या का निदान अगर बहुगुणा जी कर सके तो आप सीट छोड़ सकते हैं। इससे पहले कि बहुगुणा जी मुझे अप्रोच किया कि आप सीट छोड़ेंगे तो आपके क्षेत्र के हर काम को मैं पूरा करूंगा, तो मैंने इस आशय से क्षेत्रवासी को बुलाया और ये राय लिया। उस राय के आधार पर मैंने सीट छोड़ी और बहुगुणा जी ये सारे बात का आश्वासन दिया और एग्रीमेंट किया मुझसे कि मैं आपके लिए इस विधानसभा के हर काम को करूंगा और विधानसभा को एक न्यू कोलकाता जैसे बना दूंगा। लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने अपना नाकाबिलियत से हो या लापरवाही से हो हमारा काम को किया नहीं। एक आध काम जो किया वो स्वाभाविक रूप से वो काम हर विधायक कर सकते हैं, हर मुख्यमंत्री आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मुख्य काम जो है वो हमारा नहीं हुआ, जिसलिए हम सभी बंगाली वर्ग के लोग और क्षेत्रवासी वहाँ के विधानसभा के लोग पीड़ित है। भूमिधरी को लेके आप शुरू से संघर्ष करते रहे हो, आपको बड़ी उम्मीद थी, तो उसमें क्या रहा आपका? भूमिधरी के लिए संघर्ष करता रहा और जब विजय बहुगुणा जी हमें आश्वासन दिया, मैं वकील हूँ, जज हूँ और एक मुख्यमंत्री हूँ, मैं 24 घंटे में आपके भूमिधरी दूंगा, इतनी बड़े बात पर मुझे विश्वास करना ही था। ये बात मैंने खबर फोन के माध्यम से फिर अपने क्षेत्र में अवगत कराया मुखिया लोगों को, तो उन्होंने कहा ऐसे बात अगर है तो आप बिल्कुल उनको हाँ करिए कि हम लोग सीट देंगे, लेकिन हमारी भूमिधरी और बाकी समस्याएं जितने हैं सारा कुछ करेंगे। तो ये एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने जब कहा कि आपके 24 घंटे में भूमिधरी देंगे तो मैंने राजी हो गया और मैंने अपना रिजाइन दी। लेकिन धीरे धीरे 24 घंटा जाते जाते 24 महीना बीत गया, उसके बावजूद भी हमें भूमिधरी आज तक नहीं मिली। मैंने इसके पश्चात रावत जी से बात की, रावत जी बड़े आदर और कदर के साथ मुझे अपने स्नेह के साथ बुलाया और बैठाया और कहा कि मंडल जी आप जो कह रहे थे कि भले ही सरकार बनने में मदद न हो लेकिन बहुगुणा के लिए मददगार बने आप, लेकिन रावत जी के मुंह से ये शब्द निकला कि आप अपने कुर्बानी खाली बहुगुणा जी के लिए नहीं दिया, हमारे सरकार बनाने में मददगार रहे, आपके कुर्बानी का फल मिलना चाहिए और उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा जो बहुगुणा जी नहीं कर पाए मैं करा के देखूं। और आज बहुगुणा जी अगर परिवारवाद में अपने लड़के को वहां से लड़ाने के लिए घूम रहे हैं या तैयारी करा रहे हैं, ये सरासर गलत है। उन्होंने आश्वासन दिया था, वचन दिया था और ये वचन एक प्रतिज्ञा के रूप में दिया था। आज वो
प्रतिज्ञा बिल्कुल टाल करके हमारे कोई भी काम नहीं किया, और काम नहीं किया के बावजूद भी उस सीट को दखल करने के लिए आप खुद कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक सीट मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को दिया था, एक विधायक को हम सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ की जनता भी तैयार नहीं है। जनता किसी दिल्ली वाले को बुला करके यहाँ पर विधायक बनाए और एक समस्या लेके दिल्ली जाए, ये संभव नहीं है। आज छोटा राज्य है और क्षेत्र के जनता ही सक्षम है, और क्षेत्र के जनता ही विधायक बनेंगे, ये वहाँ के जनता और पब्लिक चाहती है, और विधायक बन के दिखाएंगे, चाहे कोई बने, क्षेत्र के जनता में से ही बनेंगे। नहीं, तो एक चीज तो देखने में आती है कि मुख्यमंत्री बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विजय बहुगुणा को। विजय बहुगुणा ने आपको आश्वासन भी दिया, तो विजय बहुगुणा जब तक मुख्यमंत्री रहे उस दौरान आपकी मुलाकात भी हुई, तो आपको लगा नहीं कि आपको चीट किया जा रहा है? आपको जो आश्वासन दिया गया था अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो फिर उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब तक मुख्यमंत्री थे, और एक शब्द क्लियर सुनिए, मुख्यमंत्री के रिजाइन होने के पश्चात भी 1-2 महीना बाद मैंने उनसे बात किया। मैंने सोचा कि उनके लड़के कभी कभार क्षेत्र में आता है तो उनके लड़के को हो सकता है तैयारी करें। मैंने पूछा क्लियर कि क्या आपको लड़के को इस सीट से तैयारी कराना चाहते हैं? कि नहीं मंडल जी, मैं बिल्कुल ये बात मत सोचिए, वो सरकारी नौकरी करते हैं, वो नौकरी में है, उसको हम नौकरी के हटा करके ये नेतृत्व में नहीं लाएंगे, आपको ही हम वही से लड़ाएंगे और आपके लिए हर मदद करेंगे। आपको उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया, लेकिन उस समय भी देखने को मिल रहा था कि उस समय भी आपके पास उतने पावर नहीं थे, और आज भी वही देखने को मिल रहा है कि आपके पास उतने पावर नहीं है। तो ये कैसे माना जाए कि केवल विजय बहुगुणा ने आपके साथ अन्याय किया? पूरी कांग्रेस पार्टी भी तो आपको मदद नहीं कर रही है। देखिए, पार्टी के लिए जब मैंने हरीश रावत जी से बात किया, हरीश रावत जी मुझे हर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने क्षेत्र जनता को लेकर के क्षेत्र है। वर्तमान वहाँ के विधायक विजय बहुगुणा जी है, और विधायक प्रतिनिधि अपने ही लड़के को प्रतिनिधि बनाकर और उम्मीदवार बनाकर घुमा रहे हैं, और विधायक निधि बांट रहे हैं। कुछ लोग अपने विधायक निधि के स्वार्थ में, कमीशन के स्वार्थ में उनके पीछे घूम रहे हैं, बाकी जनता हमारे पीछे है। और जो पावर के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे अपने देहरादून में सचिवालय में हर लोग मुझे इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं, लेकिन बहुगुणा जी मुझे दबाने के लिए, डिमोलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो अगर मंडल जी को नहीं दबाया जाए तो उस सीट से पुनः खड़े होकर के हमारे लड़के को लड़ने नहीं देंगे, लड़ाएंगे और जीतने नहीं देंगे, इसलिए मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इससे दबने वाला नहीं हूं, क्योंकि जनता मुझे चाहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप टिकट लाइए और आपको जिता के दिखाता हूं। उससे भी सबसे बीजेपी में सबसे भारी बहुमत से मैंने जीता था। जितना विधायक 31 विधायक थे उनमें से मेरा वोट सबसे ज्यादा था, परसेंटेज ज्यादा था। फिर आप कांग्रेस को मदद की तो आपको लगता नहीं कि उस समय का निर्णय आपका गलत था? आज अफसोस इसलिए है कि मैंने जनता के लिए कुर्बानी दी, जनता का काम नहीं हुआ इसलिए अफसोस है, और मैंने अपना कुर्बानी एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था। अगर काम होता, जो काम के वायदा उन्होंने किया था वो काम होता, कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन आज वो काम ना होने से मुझे अफसोस है, ये बात सही है। लेकिन काम होता तो अफसोस नहीं रहता, क्योंकि मैं जानबूझकर ये सब कुछ किया था, जनता के भलाई के लिए किया था। उस समय जनता मुझे बहुत सारे टाइटल वहां से दिया था कि आपको इतना बड़ा कुर्बानी आज तक हम लोग देखा नहीं, आप तो बिल्कुल कर्मयोगी जैसे हैं, ऐसे योगी जैसे व्यक्ति हैं, आप अपने त्याग किया अपने जनता के लिए, जनता हमेशा हमेशा के लिए आपको भूलेंगे नहीं। इस तरह बहुत सारे मुझे टाइटल देके उस समय पुकारते थे। और आज विधानसभा में जो माहौल आप बता रहे हैं, अगर वही माहौल रहा, मान लीजिए आपको कांग्रेस सीट दे देती है, वहां से कांग्रेस आपको चुनाव लड़ाती है, तो फिर कैसे जीत लेंगे वो विधानसभा? सुनिश्चित जीत है हमारे लिए, क्योंकि विधानसभा से लोग आज भी, मैं एक शब्द कहने में एक जातिवाद का शब्द आता है, लेकिन जातिवाद का शब्द नहीं है। ये तो सब जानता है कि सितारगंज एक बंगाली बंगाल समुदाय का बाहुल्य है, तो जीत तो सकते हैं, लेकिन जो माहौल वहाँ चल रहा है, मुख्यमंत्री वहाँ से बने, मुख्यमंत्री ने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया,
आप बता रहे हैं कि सीट छोड़ी जा रही है, तो ऐसे माहौल में जब आपको अंतिम समय में वहां से सीट दिया जाएगा तो कैसे जीत लेंगे आप? नहीं, जनता अंदरूनी रूप से बिल्कुल तैयार है। आज भी बंगाली समुदाय के लोग 40% है वहाँ पर, जबकि 1 लाख सिर्फ वोटर है और 40% लगभग वोटर बंगाली है। तो किसी भी तरह झुके तो वो जीत सकता है। बंगाली का कहना है हमारे बंगालियों में से अगर किसी कैंडिडेट को टिकट दे तो उसको हम जिताएंगे, हर हालत में जिताएंगे। और बाकी समुदाय के लोग का कहना है कि हमारे क्षेत्रीय लोग और बंगाली के लिए, बंगाली के पीछे हम इसलिए जाना चाहते हैं कि बंगाली लोग जिधर झुकेंगे सीट उधर मिले। मंडल साहब, भाजपा भी तो वहाँ से बंगाली को लेके आ रही है। मैं इसी बात को पूरा करूंगा, आपके बात काट रहा हूँ, इसी बात को मैं पूरा करूंगा कि बंगाली समुदाय से अगर टिकट दे दे हमें किसी भी हालत से तो जीत सुनिश्चित है। भाजपा के लोग भी मेरे पीछे झुकेंगे और अगर भाजपा को टिकट दे दे, हमको धोखा मिले टिकट में, तो भाजपा के लोग ही जीत जाएंगे, ये सुनिश्चित है। भाजपा के लोग जीत तो जाएंगे, ये तो बात तो सही है, लेकिन अगर जो स्थिति कांग्रेस ने बना रखी है, किरण मंडल उसमें कैसे जीतेंगे? भाई भाजपा ने भी बंगाली उतार दिया, आप भी बंगाली समुदाय से हैं, और वहां पे जो कांग्रेस ने माहौल, देखिए आपने जब मुख्यमंत्री बनाया तो क्षेत्र की उम्मीदें बहुत बढ़ गई। आदमी सोचा कि यहाँ से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यहाँ से तो क्षेत्र का बहुत विकास होगा, भूमिधरी का होगा, सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। जो चीजें आपने उस समय वादा किया था कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में जब आप जाएंगे तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आप लगता है कि आराम से आप जीत जाएंगे? नहीं, देखिए एक राजनीति वाली बात है, भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य बड़ी पार्टी हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो इन दोनों पार्टी के लोग सितारगढ़ विधानसभा में बंगाली समुदाय को देखते हुए, वहाँ के बाहुल्य समुदाय को देखते हुए, अगर कांग्रेस से बंगाली समुदाय को टिकट देती है तो भाजपा नहीं देगी, भाजपा से अगर दे देती है पहले तो कांग्रेस नहीं देगी। ये राजनीति वहाँ रहेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी का प्यार और सहयोग हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। के पीछे खुशियाँ होंगी, पाँव के नीचे देसी घी परम, देसी घी परम, परम देसी घी, अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। मोहब्बत के इस त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं, अमन तोड़ने वाली किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद।
तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी का प्यार और सहयोग हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ब्रेक के पहले आपसे चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री के लिए पद छोड़ा आपने, फिर मुख्यमंत्री ने आपको एक महत्वपूर्ण पद दिया। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम काम करने के लिए बहुत बड़ी संस्थान है, क्या क्या आपने किया है अभी तक उसके लिए? कुमाऊं मंडल विकास निगम में जब आया मैं, उस समय पहले जो भी एमडी थे या अध्यक्ष थे तो घाटा ही चल रहा था लगभग। तो मैंने आने के बाद पहले मीटिंग में ही 3 महीना बाद मीटिंग होती है, तो पहले मीटिंग थोड़ा लेट में हुई थी, तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर नफा दिखाया। फिर मीटिंग में 2 करोड़ से ऊपर नफा दिखाया। इस तरह हर मीटिंग में जब हम जाते हैं, और हमारे पास अभी एमडी और जीएम ये बहुत ही बढ़िया है, सब दोनों आईएएस व्यक्ति हैं और दोनों आईएएस होने के नाते बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम ले रहे हैं। और मेरे लिए बहुत ही, मुझे एक भगवान की तरह वो लोग मानते हैं कि मैंने अपना कि आप भला तो जगत भला, ये एक शब्द है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हमारे मैं जिस तरह व्यवहार करता हूँ ये लोग भी मेरे साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं, और सब कर्मचारी अधिकारी लोग मुझे बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, मानते हैं। इस बार भी मीटिंग में बैठा तो 2 करोड़ रुपया विभिन्न वेतन भत्ता में दिया गया, तो उसमें खर्चा होने के बावजूद भी हमारे लगभग 33 लाख यानी कितना और नफा रहा। तो इस तरह हर मीटिंग में नफा ही रहता है, और हर निर्देशित इस ढंग से किया जाता है जैसे हर विषय पर टीआरसी वगैरह होते हैं, होटल वगैरह जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर किस तरह कहाँ घटा हो रहा है, कहाँ नफा हो रहा है देखा जाता है, और हर कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है। और हर यात्री जहाँ तीर्थ यात्री लोग हैं, किस तरह उन लोगों को हमारे जिम्मेदारी में वो लोग जाते हैं, किस तरह उन लोगों को टैकल किया जाए और किस तरह सुविधा दिया जाए, सब हम देखते हैं। इसलिए हमारे केएमबीएन में जीएमबीएन से हमारा रिपोर्ट बहुत बढ़िया है और बढ़िया चल रहा है, और हमेशा नाम चेयरमैन आप तो कहेंगे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल पे ज्यादा बजट भी दे देते हैं ये। गढ़वाल मंडल के आप देखिए टूरिज्म प्लेसों को भी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तीर्थ के जो स्थान है उनको भी किया जा रहा है। लेकिन कुमाऊं मंडल में इतनी इम्पोर्टेंट जगह है जो कि पर्यटन की दृष्टि से और तीर्थ की स्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसको विकास के लिए ज्यादा योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं। बजट आप खुद ही देखिए, जो हम लोगों को जानकारी है वह बजट नहीं दिया जा रहा है जितना बजट दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम पूरे देश में ये उत्तराखंड का जो एक नाम है, वह पहचान है, वह पहचान को लोग कुमाऊं मंडल भी तो अपनी जगह स्थापित कर सके। मैंने रावत जी से इस विषय पर बात किया बजट देने के लिए। उन्होंने कहा आप बिल बनाइए, बजट हम देंगे, निश्चित देंगे। और फिर भी अगर बजट कम भी दिया तब भी इस मीटिंग में भी चर्चा हुआ, गढ़वाल और कुमाऊं का कंपेयर किया गया, तो हम कुमाऊं आगे है गढ़वाल से, ये मीटिंग में भी चर्चा हुआ और ये बात सच भी है। चलिए, विकास कार्य तो विभाग का है, लौटते हैं राजनीति की तरफ। 2017 में चुनाव है, अगर मान लीजिए रावत जी जैसा आपको देख रहे हैं, भाई आपने अच्छा वोट लेके भाजपा को एक सीट दी थी, फिर आपने कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने में और कांग्रेस को सरकार आगे करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अगर दूसरी जगह से कहीं ये चाहते हैं कि चुनाव आप लड़िए, तो कहाँ से तैयारी है आपकी? देखिए, दूसरी जगह से मेरी तैयारी फिलहाल नहीं है, लेकिन सरकार या पार्टी कह सकती है कहीं से भी पार्टी के लिए हित होगी कि हमें शिकारगंज विधानसभा से ही लड़ाए, और वहाँ हमारा सीट बना हुआ है। 50 साल से हम नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे भाजपा में करे और गांव में करे। मैं इससे पहले विधायक बनने से पहले मैं निर्दलीय रूप से वहाँ पर टाउन एरिया का चेयरमैन भी था। बड़े स्वीकृति के आधार पर और बड़े सुकार्य के आधार पर वहाँ पर कार्य कुशलता दिखाया, और सभी लोग मुझे कहा कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको एक बैनर नहीं बनाना पड़ेगा, एक पोस्टर नहीं बनाना पड़ेगा, आप हमेशा तो सब जानता है कि आप वहाँ के जन नेता हैं, समुदाय में आपकी अच्छी पकड़ है। आप चुनाव हो सकता है कि अगर कांग्रेस भाजपा के अलावा कहीं और से भी लड़े तब भी आप अच्छी फाइट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस
की स्थिति आज ये है कि हरीश रावत के आने से सुधरी है और सुधार के बाद वह सीट मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की उस पर नजर है। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री की उस पर नजर है तो आपको दूसरा क्षेत्र भी तो अपनी मजबूत बनाने लेनी चाहिए ना, क्योंकि किरण मंडल को तो विधायक के लिए चुनाव लड़ना ही लड़ना है। पूर्व मुख्यमंत्री की नजर है, लेकिन नजर अपना नहीं है, नजर लड़के का करा रहा है और लड़के के नजर से वो सीट गिर नहीं सकता है। और लड़के अगर वहां पर विधायक बनने के लिए सीट उनको मिले भी, टिकट मिले, जीत नहीं सकता है। ये सुनिश्चित है, पब्लिक इस बात को जानती है और पब्लिक का डिमांड आज भी है। और आज मुझे आज भी फोन आया अपने क्षेत्र से कि किस तरह टिकट मिले, आप उस बात करिए कि जनता को लेके जाना है या जनता का सपोर्ट चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए, हम लोग सपोर्ट लेके जाएंगे और टिकट हर हालत में मिलना चाहिए और आपको जिता के दिखाएंगे। ये सुनिश्चित है कि हमें वहां से टिकट मिले तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और बहुगुना जी के लड़के को टिकट मिले तो वहाँ के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, जैसे सुरेश गंगवार आज भी आए यहाँ पर और नारायण पाल है या और कार्यकर्ता बड़े बड़े हैं, सबका विरोध है कि वो दिल्ली वाले किसी भी कैंडिडेट को हम सीट देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे क्षेत्र से सीट दे। मैं भी कहता हूँ मुझे भी ना दे, क्षेत्र से किसी को दे, मैं उसके सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विजय बहुगुणा के परिवार को किसी को ना दे। अगर आपको सीट नहीं दिया जाता तो क्या आप कांग्रेस को छोड़ के कहीं और से भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, छोड़ के और जगह से चुनाव में नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, उस पार्टी कुछ भी करा सकता है, कोई भी सम्मान दे सकता है, उसमें मैं खुश रहूंगा। लेकिन मुझे देखिए पार्टी ने तो आपके ऊपर अनुशासनहीनता का डंडा तान रखा है। आप नहीं, देखिए मैं अनुशासनहीनता में नहीं हूँ, अनुशासनहीनता का नाम मुझे नोटिस दिया गया, मुझे प्यार से बुलाया गया कि ये बहुगुणा जी ने शिकायत किया, क्या शिकायत सही है गलत है। मैंने उल्टा उनसे कहा कि बहुगुणा जी ने अनुशासनहीनता की, उनको अनुशासनहीनता के आधार पर नोटिस देना चाहिए, इसलिए कि पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत जी है और एक ही पार्टी के दोनों व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन का घोषणा करते हैं पेपरबाजी और टीवी के माध्यम से, सभी टीवी वाले जानते हैं, उत्तराखंड के सभी लोग जानते, और लेटर बम भेजा है कि जनाक्रोश आंदोलन हम करेंगे 15 फरवरी 2015 को। तो ये जनाक्रोश आंदोलन के जो चेतावनी दिया, ये सरासर गलत है पार्टी के लोगों को, पार्टी के मुख्यमंत्री को, इसलिए उनको अनुशासनहीनता के आधार पर नोटिस देना चाहिए। आज मैंने कहा ये बात को और मैंने ये आवेदन करने के पश्चात मैंने ये कहा कि तब मैंने आवाज उठाया उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे कि वो क्यों करता है और ये सरासर गलत व्यक्ति है। मंडल साहब, एक चीज नहीं समझ में आती, विजय बहुगुणा लगातार सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर तक हमले बोल देते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा विकास कार्य रुक गया है, काम नहीं हो रहा है। किरण मंडल तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं। आज आप भी कांग्रेसी हैं, आप तो बोल रहे हैं, क्यों कोई नहीं बोल रहा है इस बात को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ी छवि, बड़ा कद का नेता, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला, चाहे वो सरकार को गिराने की स्थिति में आ जाए। नहीं, उनके खिलाफ तो बोल रहे हैं। कौन बोला? जैसे सुरेश गंगवार वहाँ के पूर्व विधायक के उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से, उन्होंने बोला, नारायण पाल जी ने बोला। इन सबको जो नाम आप बता रहे हैं, इन सबको अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हो चुका है। इन सबको संगठन ने बुला के क्वेश्चन शोकॉज नोटिस भी जारी किया, उनसे प्रश्न भी किया। मेरा यह कहना है कि जो संगठन के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनका भी तो दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर संगठन का कोई आदमी या कांग्रेस का कोई आदमी बोल रहा है तो आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज भी ये बात चर्चा हुआ और अनुशासनहीनता के नोटिस के बारे में मैं सफाई देना चाहता हूँ। हम लोगों के पास कोई नोटिस नहीं गया, प्यार से बुलाया गया कि आप थोड़ा बोलिए क्या बात है, उन्होंने शिकायत की है तो क्या शिकायत सही है गलत है, उसकी सफाई हम लोगों ने दिया। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगा हमको, इसमें हमें कोई दोषी नहीं पाया गया और नहीं मिलेगा दोष, और इसलिए अनुशासनहीनता हमने हिंसा में दायरे में नहीं आते। बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं, 1.5 वर्ष रह गए हैं चुनाव के, हमारी समझ से 6 महीने बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। हरीश रावत के कौन से ऐसे काम हैं जो कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएंगे?
हरीश रावत जी के जो काम है वर्तमान समय, जो काम अधूरा था वो चल रहा है। बड़े पैमाने पे 23 किलोमीटर रोड बन रहा है। हरीश रावत जी आने के बाद रोड बनना चालू हो गया। और मैंने अपने स्तर से, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें, कम से कम 70 सड़कें मैंने बनवा दिया। पीडब्ल्यूडी को बुला करके कम से कम सैकड़ों बार मीटिंग किया। मीटिंग करने के पश्चात एक सीएम को निर्देश किया, आप गांव में जा करके फला रोड का एस्टीमेट बनाइए। और एस्टीमेट को लेकर मैंने सचिवालय को गया, मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री अप्रूवल दिया और वो रोड बन के तैयार हो गया। ये सब बहुत सारे ऐसे बात है जो ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो काम था वो नहीं बना, इसलिए जनता आक्रोशित है। ये बात सही है, ये बहुगुणा जी के ऊपर आक्रोशित है। और जब विधायक निधि खत्म हो जाएगी उस समय पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगी, कहाँ दूध कहाँ पानी, और दूध का दूध पानी का पानी। ये थे किरण मंडल जी, जिन्होंने बड़ी मजबूती और ताकतवर ढंग से अपनी बात रखी। इनका कहना है कि विजय बहुगुणा अगर उस सीट से अपने परिवार के किसी को चुनाव लड़ाते हैं तो वह सीट जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। हम सोचते हैं और समझते हैं कि किरण मंडल का जो कहना है वो कितना सही होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आज किरण मंडल ने जिस तरह से कांग्रेस संगठन को ये बताया कि उनकी गलती नहीं, गलती विजय बहुगुणा की है, उससे आने वाला समय कांग्रेस संगठन भी विजय बहुगुणा को कम से कम तलब करके ये बात पूछेगा कि अगर 2017 में पुनः लौटना है तो कैसे लौटे। धन्यवाद। देखते रहे साधना प्राइम। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी का प्यार और सहयोग हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दिया। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। मोहब्बत के इस त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं। अमन तोड़ने वाली किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी का प्यार और सहयोग हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपकी उम्मीदों पर खरा। देश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद, लोगों ने खाई सेवैयां, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी सहित अखिलेश शिवपाल ने दी बधाई। ईद के मौके पर भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, पुंछ में सीमा पार से फिर जमकर फायरिंग। ईद की मिठाई भी पाकिस्तान ने लौटाई। अमन त्रिपाठी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, सितारगंज थाने में दर्ज हुआ केस। पत्नी सारा की मौत के मामले में एसएसपी को दी गई थी तहरीर। गाजियाबाद के मुरादनगर में गोलीबारी, उधार के 180 रुपए मांगने पर लोगों ने उतारा गुस्सा, जांच में जुटी पुलिस। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 2 महिलाओं की मौत, 10 घायल। सूत्रों के हवाले से खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्राइम और मैं हूं जितेश मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर कासगंज से आ रही है। कासगंज में कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर आ रही है और इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और एक भयंकर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है, जिसने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है, लेकिन आग काफी बड़ी बताई जा रही है। कासगंज में एक
कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर आ रही है। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आग ने एक भयंकर रूप ले लिया है और आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हैं, आसपास की दुकानों को इस